हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आपने वो कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और अभी मैं पिछले 1-2 दिन से, आप भी देख ही रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और काफ़ी कुछ पब्लिश भी हुआ इस बारे में कि अगर आप पाकिस्तानी एनालिस्ट्स की एनालिसिस सुने, उनके टीवी शोज़ देखें, उनकी कमेंट्री पढ़ें न्यूज़पेपर वगैरह में, उनकी हालत बिल्कुल वैसी हो रही है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और ये उनका हो रहा है बेसिकली, जो कई एक डिमेंशंस हैं। एक डिमेंशन तो उनकी इसके कारण बन रही है धोबी के कुत्ते जैसी कि बनने तो चले थे मुस्लिम उम्मा के सरदार और बन गए भिखारी। एक तो इसके कारण हो गई, क्योंकि सरदार, किसी भी कबीले का सरदार बनने के लिए जो हैसियत चाहिए, जो नेक नियति चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो एक एथिकल और मॉरल अपराइटनेस चाहिए, वो तो है नहीं। चोरी का मुल्क है तो कहाँ से बनेंगे? ले तो बन तो गए भिखारी, लेकिन जज्बा अभी भी सरदार बनने का है। एक तो इसके कारण इनकी हालत हुई। दूसरी हालत इसलिए हुई कि कहते तो ये हैं कि हमारी रगों में तुर्कों का खून बहता है। दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ, पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, आई एम श्योर हिंदुस्तानी मुसलमान भी काफ़ी इसी में आइडेंटिफाई करते होंगे कि हमारे रगों में तुर्कों का खून बहता है। क्योंकि ये जो मंगोल थे, जिनको मुग़ल कहा गया हिंदुस्तान में, ये टर्किक बोलते थे, टर्किश लैंग्वेज, सेंट्रल एशिया से आए थे। और खलीफा जो ऑटोमन एम्पायर होता था 1450 के बाद, उसको अपना मसीहा मानते थे, उससे लेजिटिमेसी इनकी होती थी। तो उसके कारण ये अपने को मानते हुए हैं। अच्छा, अरबों का तब कोई नामो निशान नहीं था। अरब वर जस्ट वन मोर अनदर टेरिटरी इन टर्किश ऑटोमन एम्पायर रूल। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया। तीसरा उनका ये है, जिसके कारण धोबी के कुत्ते जैसी हालत बनी है कि इन देयर करंट स्टेट, पैसा तो इनको देता है सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़। इनको जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं 20 बिलियन के आसपास की, उसमें 80% आती हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से। वो सब अरब कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन, ये सब जो हैं, कुवैत। और लेकिन इनकी रगों में जिनका खून बहता है, तुर्की और टर्किश जो ये कंट्रीज़ हैं, ईरान, टर्की, वहाँ पे इनके ना लोग काम करते, ना वहाँ की ये भाषा बोलते। खैर, भाषा तो ये अरब भी नहीं बोलते, लेकिन वो तो बाप दादा तो ये समझते हैं अपने को तुर्कियों को अपना। लेकिन पैसा और जायदाद जो ये कमाते हैं, वो कमाते हैं सऊदी से। सऊदी इनको देखते हैं नौकर चाकर के जैसे, हिकारत की नज़र से। वहाँ तो ना इनको सिटीज़नशिप मिलती, ना इनकी बेटियों से शादी करते। इनकी बेटियाँ उठा और लेते हैं और उल्टे सीधे काम और होते हैं। और टर्की इनको इज़्ज़त देता है, प्यार मोहब्बत देता है, अपना भाई समझता है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं कि इनको फ्री में दे दें जैसे सऊदी वाले देते हैं। सऊदी ऊपर से ऑयल भी देते हैं। तो इनकी जो स्प्लिट लॉयल्टीज़ हैं, इसके कारण मैं एक ये यूज़ कर रहा हूँ कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब ये रहना एक के साथ चाहते हैं, इज़्ज़त दूसरे की करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत एक से चाहते हैं, लेकिन पैसा दूसरा देता है। रगों में खून एक का बह रहा है, लेकिन नौकरी दूसरे ने दी हुई है। तो इसके कारण पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ही ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि दे हैव नो आइडिया कि ये जो नई पोलैरिटी बन रही है, इसमें ये किस तरफ जाए। जिस तरफ भी जाएंगे, दूसरे वाला इनको सूतेगा। अगर इन्होंने अर्दोगान को अपना अब्बा माना, तो MBS तो खाल निकाल लेगा इनकी। लिटरली तो नहीं निकालेगा, लेकिन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब आप देखिए, कल परसों बाजवा साहब दौड़ के गए वहाँ पे MBS से मिलने। MBS से मुलाकात नहीं हुई। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, MBS के छोटे भाई, उनसे मुलाकात हुई और आ गए। अगले दिन शाह महमूद कुरैशी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चाइना की तरफ चल दिए आज। अब चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इस एक्सेस से तो पाकिस्तान निकल नहीं सकता, क्योंकि पैसा चाइना लगा रहा है। ईरान इस तरफ बैठा है और चाइना के कारण ही ईरान से इन्हें दोस्ती करनी पड़ रही है। अब ये इन दो नावों में ये सवार नहीं कर पाएंगे। इनको ईरान और चाइना के साथ ही जाना पड़ेगा, टर्की के साथ।
पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जो इनके 2.6 मिलियन 26 लाख जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, वो रिस्क इनको उठाना पड़ेगा। 1.5 मिलियन यूएई में हैं, तो लगभग 4-4.25 मिलियन जो इनके एक्सपैट्स वहाँ पे हैं, जहाँ से इनको 9-10 बिलियन आते हैं। दे हैव टू रिस्क दोज। और आई एम श्योर शाह महमूद कुरैशी अब ये चाइना से एक डील करके आएंगे कुछ, क्योंकि चाइना का भी कारपेट रोल कर रहा है अमेरिका बुरी तरीके से। चाइना भी प्रेशर में है। चाइना फिर भी इतनी जल्दी से घुटने नहीं टेकेगा। चाइना इज़ फाइटिंग इट आउट ऑन LAC, उन्होंने डिसएंगेज नहीं किया है। और अमेरिका डिप्लॉय करे जा रहा है गुआम में, डिएगो गार्सिया में, ताइवान में वो इनके करियर्स फ्लोट कर रहे हैं। जापान तेज़ी से मूव कर रहा है। इंडिया और जापान की अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी और आबे की कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो आई एम श्योर देयर विल बी सम डिफेंस पैक्ट्स एंड मोर इकोनॉमिक अलायंस। ग्लोबल टाइम्स वैसे ही पैनिक किए हुए है। तो इन सब पूरे हालात को देखते हुए आई थिंक इट्स बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान का जो कुत्ता है धोबी का, उसको चुनना पड़ेगा कि घर में रहे या घाट में जाए। और घाट पे पैसा कमाया जा सकता है, घाट पे मस्ती है, घाट समझ लीजिए सऊदी अरेबिया है, घर इनका टर्की है। अब अगर ये टर्की का साथ पकड़ते हैं, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट बिकम्स ईरान एंड चाइना का साथ, तो इनको नुकसान उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन ले भी लेते हैं, विच मेरे को लग रहा है कि लेंगे, क्योंकि अगर इनके सब तर्जिया निगारों के आप तर्जिए सुनिए जो एनालिस्ट टीवी पे बौक रहे हैं, इमरान खान, हारून रशीद और बाकी के जितने हैं, उससे ये लग ही रहा है कि दीज गाइज आर वेरी अपसेट एट सऊदी अरेबिया। दे आर स्टार्टिंग टू बैड माउथ सऊदी अरेबिया इन द पब्लिक प्रेस। दे आर स्टार्टिंग टू से कि अरब है तो क्या हुआ, तेल है तो क्या हुआ, हमारा खून तो तुर्की है और ये है। तो अपेरेंटली सोसाइटी को वो प्राइम करने लगे हैं कि साहब अब अपने को आप टर्किश समझिए, अल पाकिस्तान ना कह के अल तुर्किस्तान कहना शुरू करिए। और पाकिस्तान इसीलिए इस हालत में है कि वो हर 5-7 साल में अपनी अलायंसेस अपनी आइडेंटिटी किसी और के पिछवाड़े बांधने लगता है। थोड़े बहुत दिनों में अपने को चीनी भी कहने लगे कि हम तो जिनजियांग का ही एक्सटेंशन है, अगर चीन बच गया तो। क्योंकि अगर जैसे अमेरिका चीन पे प्रेशर डाल रहा है, चीन की हालत जैसे जैसे ख़राब होगी, पाकिस्तान के ऑप्शंस वैसे वैसे और भी सिमटते चले जाएंगे। सर्वाइवल के और थ्राइव के बचा तो रहेगा एक ज़मीनी जो टुकड़ा है वो तो कहीं नहीं जाता, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि CCP अंडर प्रेशर में आने लगा है, तो जैसे चाइना बदलेगा तो उसके जो सेकेंडरी अलायंसेस हैं, जो सेकेंडरी कंट्रीज़ हैं, जो पिछलग्गू हैं, उनकी तो हालत वैसी ही ख़राब होनी है। नॉर्थ कोरिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, टर्की विच इज़ अ NATO मेंबर, आई डोंट नो हाउ फार इज़ इट गोइंग टू गो कि वो इनकी जो अरब कंट्रीज़ हैं जो मुसलमान हैं उनका फिर से सुल्तान बनने की कोशिश करेगा, खिलाफत बनने की कोशिश करेगा। एक चीज़ और बड़ी मज़े की है कि एक तरफ तो ये पाकिस्तानी लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि टर्की अब सेक्युलर नहीं रहा और इस्लामिक बन रहा है, और ये बड़े मज़े की बात है, बड़ी खुशी की बात है। दूसरी तरफ यही साले दुखी होते हैं जब इंडिया में ये ब्लेम करते हैं कि इंडिया सेक्युलर क्यों नहीं रहा, इंडिया हिंदू क्यों बन रहा है। तो इनकी चित भी मेरी पट भी मेरी। तो धोबी का कुत्ता मैं इस हिसाब से भी कहता हूँ इनको कि इनको जहाँ पे अपनी पसंद के कंट्री हो वो नॉन सेक्युलर चाहिए, वो इस्लामिक चाहिए। हिंदुस्तान इनको सेक्युलर चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो मुसलमान हैं ये फिर इनकी रेल नहीं बने। तो जैसे जैसे पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि जैसे जैसे इस्लामिक वर्ल्ड फंडामेंटलिस्ट होता जाएगा, उसकी जो काउंटर वेलिंग फोर्सेस हैं, भले ही वो जूश इज़राइल रहे, अमेरिका रहे क्रिश्चियन, या हिंदुस्तान रहे हिंदू, ये लोग भी दूसरे स्पेक्ट्रम पे जाएंगे ही जाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो या तो तुम सब सेक्युलर जो भी उसका मतलब हो इनकी नज़रों में वो बनो, या फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि टर्की तो इन्हें इस्लामिक चाहिए लेकिन इंडिया इन्हें सेक्युलर चाहिए। यूएई एक तरह से सेक्युलर ही बन रहा है व्हेन ही इज़ मेकिंग अ डील विथ इज़राइल, लेकिन वो इनको पसंद नहीं है क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री ज्यूज़ के साथ कैसे हाथ मिला रहा है। लेकिन इंडिया इन सब के साथ एक सेक्युलर कंट्री बन के रहे, मुसलमानों की इज़्ज़त करे और मुसलमानों को जितने भी प्रिविलेजेस थे इंडिया में ओवर हिंदूज़ वो मिलते रहें जैसे मुगलिया सल्तनत में। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती कि दुनिया ऐसे चलती नहीं है। आजकल सबको सब पता लग जाता है और एक से एक एनालिसिस लोगों के सामने आ जाता है।
तो चलिए, मैं यही एक शेयर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की हालत धोबी का कुत्ते, ना घर का ना घाट का वैसी हो गई है। ना ये यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, जिस कैंप में जाएंगे दूसरा कैंप इनको पेलेगा ही पेलेगा। चलिए बाय।